हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो न्यू बैच है 2024-25 के बच्चों के लिए वो मैंने शुरू कर दिया है। और देखिए, आपके इंग्लिश के अलावा अदर जो भी सब्जेक्ट हैं बीए में आप पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे शुरू हो चुकी है और आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस हो रहा है और क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसी नाम से बना देती हूँ और उसमें जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। तो आप अपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से कीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक उसी तरह आपके थर्ड सेमेस्टर और आगे के सभी सेमेस्टर की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सक्सेस मास्टर पॉइंट आपके बीए के लिए बेस्ट चैनल है आपके 6 सेमेस्टर तक। तो जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर आपको एवरीथिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं सब कुछ। तो जो इंग्लिश की हमने क्लास शुरू की है तो उसमें यूनिट नंबर 3 हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक सीक्वेंस में क्लास चल रही है। यूनिट नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 1 पर 3 वीडियोज़ अपलोडेड हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, कई सारे टॉपिक थे तो मैंने 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया। यूनिट नंबर 2 को मैंने एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस कर दिया है नोट्स के साथ। नोट्स मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट किया कीजिए। और यूनिट नंबर 3 है आपका लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं आपको यूनिट नंबर 3 में? आपको पढ़ना है फ्लैशबैक, फॉइल, फोरशैडोइंग, हब्रिस, हाइपरबेटन, मोटिव, नेमेसिस, पेरिफ्रेसिस, पोर्टमैंट्यू, प्रोलॉग एंड एपिलॉग। ये सारे आपके लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा हैं जो आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता हो या सब्जेक्टिव आता हो, दोनों के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। बाकी मॉडल पेपर की वीडियोस मैं दोनों के लिए ही अपलोड करती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स भी और सब्जेक्टिव भी। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहा कीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है अतीत अवलोकन। अतीत का मतलब होता है पास्ट, यानी पास्ट का अवलोकन करना। जैसे आप लोगों को मैं यहीं पर एग्जाम्पल पहले ही दे देती हूँ, उसके बाद हम जो चीज़ें यहाँ रिटन हैं उनको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पहले दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों ने कोई बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी। जब आप मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट से आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझ नहीं आती और उसके बाद क्या होता है कि हीरो अचानक से अपने पास्ट को सोचने लगता है और वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर हमें दिखने लगती हैं। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ और इस कारण से ये हीरो ये काम कर रहा है। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो स्टोरी पूरी चल रही है तो इसके साथ पहले ऐसा हो चुका था। तो वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, सोचता है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो वो क्या करता है, अपने पास्ट का अवलोकन करता है, तो उसे फ्लैशबैक कहा जाता है। बहुत सारी मूवीज़ फ्लैशबैक में होती हैं, बहुत सारे ड्रामा स्टोरीज़ भी फ्लैशबैक में राइटर्स लिखते हैं, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो पूरे पास्ट की बात को ही सोचता है और वही चीज़ें उस स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब होती हैं। ए फ्लैशबैक इज़ ए सीन दैट टेक्स प्लेस बिफोर ए स्टोरी बिगिंस। देखिए, जो फ्लैशबैक होता है वो प्लेस लेता है, यानी इसको दिखाया जाता है स्टोरी के शुरू होने से पहले, ताकि जो रीडर है जो या फिर ऑडियंस हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। फ्लैशबैक्स interrupt the chronological order of the main narrative to take a reader back in time to the past events in character's life। जो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी के अंदर या ड्रामा के अंदर या किसी स्टोरी के अंदर, उसकी जो लाइफ होती है उसके लाइफ के बारे में ही पूरा पास्ट में चलकर दिखाया जाने लगता है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाया जाता है रीडर को या फिर ऑडियंस को, जिससे कि कैरेक्टर के लाइफ को वो और अच्छे से समझ सके और जो पहले कुछ उसके साथ इवेंट्स हो चुके हैं, घटनाएं हो चुकी हैं मेन कैरेक्टर के साथ, वो चीज़ रीडर अच्छे से समझ सके। A writer uses this literary device to help reader better understand present day elements in story or learn more about a character। ए राइटर यूजेज, एक राइटर यूज़ करता है दिस लिटरेरी डिवाइस, ये
लिटरेरी डिवाइस है कि आप याद रखिएगा, राइटर इन सब चीज़ों को यूज़ करता है अपने किसी भी वर्क में क्या है, स्टोरी हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, कोई भी चीज़ हो, टू हेल्प रीडर की मदद करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे एलिमेंट्स, जो वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं स्टोरी में, उन चीज़ों को अच्छे से समझ सके रीडर, इसलिए स्टोरी में राइटर फ्लैशबैक का यूज़ करता है ताकि रीडर जो है कैरेक्टर के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जान सके और पास्ट में उसके साथ क्या घटनाएं हुए हैं वो सब भी अच्छे से समझ सके, क्योंकि जब तक नहीं जानेगा वो स्टोरी को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो वो होता है फ्लैशबैक। दूसरा है फॉइल। देखिए, फॉइल को हिंदी में कहते हैं परास्त। देखिए, फॉइल जो है एक लिटरेरी डिवाइस होता है। यहाँ पे सारे लिटरेरी डिवाइस ही हैं। ए कैरेक्टर हु इज़ प्रेजेंटेड एज ए कंट्रास्ट टू ए सेकेंड कैरेक्टर सो एज टू पॉइंट टू और शो टू एडवांस सम एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। देखिए, फॉइल जो लिटरेरी डिवाइस है, इसका यूज़ कोई भी राइटर अपने स्टोरी में या अपने वर्क में, नॉवेल में, ड्रामा में क्यों करता है। देखिए, एज ए कैरेक्टर फॉइल को लिटरेचर में यूज़ किया जाता है। किसी भी कैरेक्टर को ही एक फॉइल लिटरेरी डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम समझते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो जो हीरो है उसका एक दोस्त है। हीरो जो चीज़ें करता है वो उसमें उसका साथ देता है, सब कुछ बहुत अच्छे से करता है। हीरो जो उसको समझाता है वो समझ जाता है, लेकिन जब बात कहीं लड़ाई झगड़ा फाइट करने की आती है तो उसका दोस्त थोड़ा डर जाता है। और जो हीरो है बहुत अच्छे से लड़ता है विलन लोगों से, गुंडों से, और जीत भी जाता है। उस टाइम उसका दोस्त थोड़ा डर के पीछे छुप जाता है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं उसके दोस्त में अच्छे हैं, काम अच्छा करता है, मगर फिर भी डरपोक है और हीरो बहादुर। तो यहाँ पे एक दूसरे कैरेक्टर को कंट्रास्ट करके मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए जो राइटर होता है फॉइल लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करता है। क्योंकि अगर कोई एक किरदार जो है कैरेक्टर बहादुर है तो दूसरे को डरपोक दिखाया जाएगा, ताकि कंट्रास्ट के ज़रिए मेन कैरेक्टर को हाईलाइट किया जा सके। तो जब मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करना होता है किसी और कैरेक्टर को डरपोक या बुद्धू दिखाकर, तो उस टाइम फॉइल लिटरेरी डिवाइस का यूज़ राइटर अपने वर्क में करता है। थर्ड देखिए, थर्ड लिटरेरी डिवाइस है फोर शैडोइंग। फोर शैडोइंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही अनुमान लगा लेना। आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारे ड्रामा आप लोगों ने देखे होंगे। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है या फिर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ये स्टोरी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं और देखते देखते अभी आपने आधी मूवी नहीं देखी है, तभी आप कह रहे हैं देखना पक्का एंड में ऐसा ही होगा। एंड में क्या होगा, चाहे ये दोनों अलग हो जाएंगे जो हीरो हीरोइन है, या फिर एक हो जाएंगे, या किसी की डेथ हो जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको लगा होगा। बिल्कुल, बहुत सारी मूवी देखकर ऐसा लगता है कि देखना मेरे ख्याल से तो आखिर में ऐसा ही होगा और सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, या फिर अच्छा हो जाएगा कुछ तो मज़ा ऑडियंस को और ज़्यादा आ जाएगा। तो पहले से आपको क्या लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि स्टोरी के एंड में क्या होने वाला है, तो उसको कहते हैं फोर शैडोइंग। तो ये चीज़ें मूवी में भी दिखाई जाती हैं, और मूवी में भी कोई स्टोरी ही दिखाई जाती है, और जो राइटर लिखता है कोई ड्रामा, कोई नॉवेल, कोई स्टोरी ही तो उसमें होती है। तो इन्हीं सब लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करके ही लिखता है। तो कोई हिंट दे देता है राइटर अपने स्टोरी में, ताकि रीडर को पता चल सके। जैसे मूवी में आपको हिंट मिल जाता है ना कि एंड में होगा क्या होगा, वैसे ही foreshadowing is a narrative device in which a storyteller gives an advance hint of what is to come later in the story. foreshadowing एक ऐसा नरेटिव डिवाइस है। नरेटिव डिवाइस का मतलब वर्णन करने का एक ऐसा तरीका है स्टोरी में, जिसमें स्टोरी टेलर जो स्टोरी को कह रहा है वही तो स्टोरी टेलर होगा। राइटर लिखता है तो राइटर ही बता रहा है। तो स्टोरी टेलर गिव्स देता है एन एडवांस हिंट ऑफ व्हाट इज़ टू कम लेटर इन द स्टोरी। स्टोरी में, कहानी में आगे क्या होने वाला है वो पहले ही रीडर को किसी हिंट के थ्रू बता दिया जाता है,
तो पढ़ने वाला क्या समझ जाता है, आगे मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा और एंड में जाके वैसा ही होता है। वो क्या हो गया, वो फोरशैडोइंग हो गया। आपने पहले ही अनुमान लगा लिया। कैसे अनुमान लगाया, क्योंकि राइटर ने आपको अनुमान लगाने के लिए हिंट दिया। Foreshadowing often appears at the beginning of a story and it helps develop or subvert the audience expectation about upcoming events. Foreshadowing often मतलब प्राय appears यानी दिखाई देते हैं at the beginning शुरुआत में of a story किसी भी कहानी के। कहानी जब शुरू होती है, ड्रामा या मूवी जब शुरू होता है, शुरुआत में कुछ इस तरह के इवेंट्स उसमें आते रहते हैं जिससे आगे क्या होगा वो चीज़ें ऑडियंस को या रीडर को पता चल जाती हैं और जिससे कि स्टोरी काफ़ी डेवलप होती है और जो ऑडियंस होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके अंदर थोड़ा सस्पेंस आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो पूरा बैठ के देख जाते हैं पूरी मूवी या पूरा स्टोरी पढ़ जाते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो वह होता है फोरशैडोइंग, जिसमें आपको पहले ही हिंट मिल जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फोरशैडोइंग। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट फोरशैडोइंग और ओवर्ट फोरशैडोइंग। सेकेंड है इनडायरेक्ट फोरशैडोइंग और कोवर्ट फोरशैडोइंग। तो ये दो टाइप फोरशैडोइंग के हैं, आप इनको याद रखिएगा। फोर्थ आपका लिटरेरी डिवाइस है ड्रामा का हब्रिस। हब्रिस का मतलब होता है अकड़पन या घमंड होना। जो कैरेक्टर होगा स्टोरी में उसके अंदर थोड़ा अकड़ आ जाएगी और उसके अंदर थोड़ा घमंड आ जाएगा, उसकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाएंगी, जिससे उसका जो मेन अच्छा सा कैरेक्टर होगा वो डाउनफॉल हो जाएगा और उस हीरो का पतन हो जाता है, यानी उसका एंड हो जाता है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा घमंड भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इंसान अपने आप को वो समझ बैठता है जो होता नहीं है दरअसल, और अगर है भी तो उसके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। तो कुछ ऐसा ही घमंड आ जाता है मेन कैरेक्टर जो होता है स्टोरी के अंदर, जिससे कि उसके कैरेक्टर का पतन हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, उसका कैरेक्टर डाउनफॉल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गिर जाता है। तो हब्रिस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, किसी भी ड्रामा के अंदर, मूवी के अंदर इस तरह का होता है। देखिए, ह्यूब्रिस इज़ द excessive pride and arrogance that consumes a character and often leads to his downfall। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि अकड़पन आ जाता है ना मेन हीरो के अंदर, उसका कैरेक्टर डाउनफॉल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। देखिए, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, आपको आगे इसी सिलेबस में पढ़ना है, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का है। तो देखिए, उसमें जो मैकबेथ होता है वो मेन कैरेक्टर होता है, उसके अंदर जो महत्वाकांक्षाएँ थी राजा बनने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और उसकी इसी महत्वाकांक्षा ने उसे बर्बाद कर दिया। और उसके आसपास के जो भी लोग थे जो उससे जुड़े थे, लाइक हिज वाइफ जो कि लेडी मैकबेथ थी, उसका भी वो भी बर्बाद होती है उसके साथ, और आसपास से जुड़े उसके जो लोग थे वो भी उसमें बर्बाद होते हैं, उसके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है, एंड में डेथ भी होती है उसकी। तो क्या है कि उसके अंदर घमंड आ गया, उसकी महत्वाकांक्षाएँ इस तरह से बढ़ गई, जो वो था नहीं वो चीज़ वो सोचने लगा, वो राजा बनने तक का ख्वाब देखने लगा। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे अपने चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे। पांचवा है हाइपरबेटन। देखिए, हाइपरबेटन क्या है? ए हाइपरबेटन इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस और लाइन द रीअरेंज्ड। A hyperbaton is used in order to emphasize something specific. The writer uses it intentionally by inverting the natural way clauses and entire sentences are constructed. देखिए, ये जो हाइपरबेटन होता है ना, ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं हिंदी में। और अलंकार का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए, जिस तरह कहा जाता है ना कि श्रृंगार या जो ज्वेलरी होती है वो एक औरत की सुंदरता को बढ़ाती है, तो उसी तरह जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो
लिखने का ये जो तरीका होता है, कोई भी वर्क होता है रिटन, जो राइटर लिख रहा है तो उसके वर्ड्स को सुंदर बनाता है, आकर्षित बनाता है, उसमें भाव पैदा करता है जो फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो हाइपरबेटन का मतलब होता है उलट देना वर्ड को। इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका इन्वर्जन कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, शी वॉज स्वीट, तो आप कह सकते हैं स्वीट शी वॉज, तो यहाँ पे इन्वर्जन कर दिया गया। अब नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव देखते हैं। मोटिव जैसे देखिए, जिस तरह थीम होता है, जिस तरह किसी भी लिटरेरी वर्क में थीम होता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं मोटिव भी होता है, उसी की तरह का ये वर्क करता है स्टोरी के अंदर, ड्रामा के अंदर। ये कैसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो थीम की तरह होता है। ए मोटिव इज़ एनी डिस्टिंक्टिव फीचर और आइडिया दैट रिकर्स अक्रॉस ए स्टोरी। Often it helps develop other narrative elements such as theme or mood. A narrative motif can be created through the use of imagery, structural components, language and other elements throughout literature. देखिए, मोटिव जो है, कोई भी जो लिटरेरी वर्क होता है उसमें रिपीट होने वाला जो आइडिया होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मोटिव कहा जाता है। देखिए, इस टर्म का यूज़ लिटरेरी वर्क में थीम या सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कोई नॉवेल हो या कोई ड्रामा हो या फिर कोई स्टोरी हो, जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है या जो उसका थीम होता है वही मोटिव होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सेंट्रल पॉइंट आप कह सकते हैं या थीम को भी आप कह सकते हैं, तो वो यही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। देखिए, मैं आपसे एक बात कह दूं कि जो आपके ये छोटे छोटे लिटरेरी डिवाइस हैं, आपको बस इनको अच्छे से समझ लेना है और ये जो नोट्स मैं देती हूँ आपको, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लॉन्ग में नहीं पूछता। 20% चांस होते हैं कि ये लॉन्ग में आ जाए, 80% ये किस में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है। इसलिए वेरी शॉर्ट बहुत छोटा सा आपको लिखना होता है, तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा और जो चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ वो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ जाता हो। और जो चीज़ें लॉन्ग में पूछी जाएंगी उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपकी मैम आपके लिए सब कुछ अपलोड करती है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं लॉन्ग के लिए अलग से वीडियो अपलोड करती हूँ, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए अलग से वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, हेडिंग बाय हेडिंग बताती हूँ कि कैसे आपको देना है लॉन्ग में आंसर। और पिछली बार के जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं 100% वो प्रश्न आते हैं जो मॉडल पेपर मैं आपको बना के देती हूँ, यूनिवर्सिटी का वैसा ही पेपर आता है। और बच्चे बताते भी हैं कि मैम जो कुछ आपने पढ़ाया उसमें से 95% आया था। तो इसलिए आपको भी परेशान नहीं होना है, बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हर सब्जेक्ट को बढ़िया से बढ़िया तैयार करके परीक्षा में अच्छे अंक ले आएँ और अपनी सफलता को पाएँ और खूब उड़ान भरें, आगे बढ़ें। आपकी उड़ान भरने के लिए आपका ये चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट्स हमेशा आपके साथ है। देखिए, आपका नेक्स्ट है नेमेसिस। नेमेसिस में क्या होता है, पनिशमेंट दी जाती है किसी भी कैरेक्टर को जो बहुत ज़्यादा हबरिस हो चुका है। हबरिस आपने पढ़ा है, जिसके अंदर बहुत अकड़ आ गई, बहुत घमंडी हो गया, तो उसको गॉड के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है। और जो कैरेक्टर अगर अच्छा हो तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, यानी इनाम दिया जाता है गॉड की तरफ से। तो कुछ इस तरह का दिखाया जाता है स्टोरी के अंदर, जहाँ पर ऐसे एलिमेंट का यूज़ करता है राइटर, तो आपको पता चल जाना है कि हाँ ये कैरेक्टर जो है पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया तो इसे पनिशमेंट दिया जाएगा। और देखिए, नेमेसिस वो भी हो सकता है जो बहुत बड़ा इनेमी होता है मेन कैरेक्टर का। बहुत सारी ऐसी मूवी होती हैं जिसमें विलेन, और ज़्यादातर तो मूवी ऐसी होती है जिसमें विलेन और हीरो दोनों होते हैं, तो हीरो का कैरेक्टर हमेशा अच्छा होता है और विलेन का हमेशा डाउनफॉल ख़राब होता है, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है और मेन हीरो को क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। और अगर मेन कैरेक्टर ही डाउनफॉल हो जाए तो उसे भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी वो यहीं पे लिखी हुई हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेते हैं। चलिए, ए नेमेसिस इज समवन और समथिंग द मेन कैरेक्टर इन अपोज टू एंड फाइटिंग बैक अगेंस्ट। दिस could be someone who has the traditional features of an antagonist or something that plagues their life no matter what they do। देखिए, a character's nemesis is not only his enemy, मेन कैरेक्टर का ये सिर्फ दुश्मन नहीं होता
बट ही इज़ नंबर वन इनमी, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इट्स पॉसिबल टू हैव सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन ए स्टोरी एंड मल्टीपल एंटागोनिस्ट। देखिए एंटागोनिस्ट का मतलब विलेन होता है। लिटरेचर की लैंग्वेज में विलेन को एंटागोनिस्ट और हीरो को प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है। ये बात तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको अब याद भी हो गया होगा। तो नेमेसिस क्या होता है, आपको याद रखना है कि मेन जो कैरेक्टर होता है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक अच्छे कैरेक्टर और बुरे कैरेक्टर का। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। जो अच्छा कैरेक्टर होता है उसको रिवार्ड मिलता है और जो एविल कैरेक्टर होता है उसको नेमेसिस यानी पनिशमेंट दिया जाता है। आपका जो 8th लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा है वो है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस क्या होता है, इसको पहले समझ लो कि ये होता क्या है। वाक्य का विस्तार करना, यानी कि वाक्य यानी कोई सेंटेंस हो या कोई बात हो, उसको बहुत बड़ा कर देना। अगर छोटे में काम निकल सकता है तो ना निकाल कर वर्ड्स को घुमा फिरा कर बड़ा बनाकर बात करना पेरीफ्रेसिस होता है। ठीक है। पेरीफ्रेसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेरीफ्रेजन। पेरीफ्रेसिस जो है उसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द से। वो शब्द कौन सा है, पेरीफ्रेजन। पेरीफ्रेजन ये ग्रीक वर्ड है, इसी से बना है इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड पेरीफ्रेसिस, विच मीन्स टॉकिंग अराउंड। इस पेरीफ्रेजन का मतलब होता है टॉकिंग अराउंड, यानी घुमा फिरा कर बात करना या बात को बहुत बड़ा कर देना। जहाँ कम वर्ड्स में भी बात हो सकती है उस वर्ड को बड़ा कर देना और बड़ा बनाकर बोलना। बताइए वो क्या होगा, वो पेरीफ्रेसिस होगा। और बहुत बार इसको यूज़ करता है राइटर अपने वर्क में। क्यों करता है, जब उसे अपने रीडर को बहुत घुमा फिरा कर कोई बात कहनी होती है ताकि उसका रीडर जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। थोड़ा बड़ी बात करेगा तो रीडर क्या होगा, कंफ्यूज होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर वो एक बार में एक वर्ड बोल दे और आपको समझ में आ जाए तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, लेकिन वो ना करके राइटर रीडर को घुमा देता है, बातचीत घुमा के कर देता है और बात वही कहता है, तो वो हो जाता है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस इज़ ए बोथ ग्रामेटिकल प्रिंसिपल एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग। ग्रामेटिकल में यहाँ CAL होगा, बाई मिस्टेक यहाँ CLA हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो होता है बोथ दोनों होता है। इसमें ग्रामेटिकल जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी फॉलो होता है। मैनर ऑफ स्पीकिंग यानी बात करने का जो मैनर है वो भी इसमें होता है, फॉलो होता है। दैट यूजेस मोर वर्ड्स देन वन वर्ड्स, जिसमें यूज़ किया जाता है मोर वर्ड्स। मोर मतलब अधिक, वर्ड मतलब शब्द, देन वन वर्ड्स एक शब्द जहाँ पे बोलकर काम चल सकता है उसकी जगह मोर वर्ड्स यानी ज़्यादा वर्ड को बोला जाता है। डिस्क्राइबिंग समवन एज मोर इंटेलिजेंट इंस्टीड ऑफ स्मार्टर। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना, या आप कह सकते हैं कहना समवन एज मोर इंटेलिजेंट। किसी को आप कहना चाहते हैं कि ये बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप इंस्टीड ऑफ स्मार्टर, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, स्मार्टर के बजाय आप कहें मोर इंटेलिजेंट। तो स्मार्टर वर्ड छोटा है, मोर इंटेलिजेंट वर्ड बड़ा है, तो स्मार्टर के बजाय मोर इंटेलिजेंट कहना पेरीफ्रेसिस हो जाएगा। इंस्टीड मतलब याद रखिएगा बजाय। चूजिंग ए 2 word description instead of a 1 word equivalent like more lengthy rather than longer is one way to use periphrasis। देखिए किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक वर्ड से काम चला सकते हैं, लेकिन आप चूज़ करते हैं 2 वर्ड्स को, वो आपका पेरीफ्रेसिस होगा। जैसे आप कह सकते हैं लॉन्गर, बड़ा है, लंबा है, तो आप इसके लिए लॉन्गर का यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड से आपका काम चल जाएगा। मगर आप बोलते हैं मोर लेंथी, तो यहाँ पे आपने 2 वर्ड को चूज़ किया जहाँ आपका एक वर्ड से काम चल सकता था, वो हो गया पेरीफ्रेसिस। एक यहाँ पे एग्जाम्पल नोट किया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए पर्सन माइट नॉट नो और रिमेंबर द वर्ड फॉर बी। एक व्यक्ति जिसको याद ही नहीं आ रहा था और वो नहीं जानता था एक वर्ड बी मतलब मधुमक्खी, इन ए डिफरेंट लैंग्वेज एंड इंस्टीड से ए येलो एंड ब्लैक थिंग दैट मेक्स हनी।
तो उसने डिफरेंट तरीके से दूसरी लैंग्वेज में ये चीज़ बता दी कि एक पीली और काली चीज़ जो देती है शहद, कौन देता है? बी देती है, मधुमक्खी देती है। तो आप कह सकते थे बस बी हमें क्या देती है? हनी देती है। तो उसको ना नाम आ रहा था तो उसने इतना लंबा वर्ड यूज़ किया। ये हो गया पेरिफ्रेसिस। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी स्क्रीनशॉट कीजिए। आपका नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू का मतलब होता है दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देना, और वो नया शब्द भी उन्हीं पहले वाले वर्ड्स के जैसे सेम मीनिंग रखता हो, तो वो होता है पोर्टमैंट्यू। इसको समझते हैं, ठीक है, समझिए। द वर्ड पोर्टमैंट्यू कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टू कैरी एंड क्लॉक। फ्रेंच भाषा का वर्ड है टू कैरी एंड क्लॉक, उसी से बना है लिटरेचर का, इंग्लिश का ये वर्ड पोर्टमैंट्यू। ए पोर्टमैंट्यू इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है। इट अकर्स मतलब घटित होता है या घटित होता है, या ये तब यूज़ किया जाता है व्हेन द राइटर ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू वर्ड। व्हेन जब राइटर ज्वाइन कर देता है, जोड़ देता है दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को, मोर मतलब अधिक, दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स को टुगेदर यानी एक साथ जोड़ देता है, टू क्रिएट्स बनाने के लिए ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द, तो वो क्या होता है? पोर्टमैंट्यू होता है। द न्यू वर्ड आल्सो शेयर्स द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वर्ड। और वो नया जो वर्ड भी राइटर ने बनाया दो वर्ड्स को मिला करके, वो नया वर्ड भी सेम पहले वाले मीनिंग के जैसा ही ओरिजिनल मीनिंग दे रहा है, वही चीज़ें बता रहा है, लेकिन फिर भी नया वर्ड बना दिया। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी। देखिए वर्ड सो वेन कंबाइंड, यानी जो उसने नया वर्ड बनाया है वो भी पहले जैसा ही मीनिंग बता रहा है। द टू वर्ड्स कम टुगेदर इन ए न्यू वे। दो वर्ड्स का एक नए रूप में आ जाना पोर्टमैंट्यू होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ब्रंच विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। अगर आप सुबह में सोकर उठते हैं, आप टी ब्रेड खाते हैं या आप जो भी खाते हो, जो भी आपको नाश्ते में पसंद लेते हैं, तो वो आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो सुबह में आप खाते हैं। दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं। तो राइटर ने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों वर्ड को मिला करके ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच मीन्स ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है दोपहर और सुबह यानी नाश्ते का खाना खा लेना। जैसे अगर आप सुबह का नाश्ता 9 बजे करते हैं और दोपहर का खाना आप 12 या 1 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, तो आपने 9 बजे भी नहीं खाया, आपने 1 बजे भी नहीं खाया, आपने 11 बजे खा लिया और आपने कहा मेरा ये लंच भी हो गया, मेरा ये ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ब्रंच हो गया। The resulting word refers to a meal in between breakfast and lunch, maintaining the same meaning of the original word and referring, यहाँ पे एक एफ है, एक एफ कट किया हुआ है, रिफरिंग टू ए सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो न्यू वर्ड्स बनाया गया है वो भी तो वही बात बता रहे हैं ना, कि वो भी बता रहा है कि मैंने नाश्ता भी कर लिया, लंच भी कर लिया। वो अलग अलग बोलिए या फिर एक में बोलिए, लेकिन जब आप दोनों एक टाइम ऐसी टाइम खा लेते हैं कि आपका दोनों हो गया, तो वो ब्रंच होगा आपका, तो वो होता है पोर्टमैंट्यू। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका 10th लिटरेरी डिवाइस है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि जब भी कोई ड्रामा या स्टोरी शुरू की जाती है तो उससे पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है और बताया जाता है कि आगे क्या कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें उसमें प्रस्तावना में बता दी जाती हैं, वो प्रोलॉग होता है, जो स्टोरी या ड्रामा के शुरू में दिखाया जाता है या लिखा जाता है। द प्रोलॉग इज़ द ओपनिंग टू ए स्टोरी दैट कम बिफोर द फर्स्ट पेज और चैप्टर, यानी कि पहला पेज या पहला चैप्टर शुरू होने से पहले ही सबसे पहले प्रोलॉग को जो ड्रामेटिस्ट होता है वो लिखता है, और उस प्रोलॉग में वो पूरी प्रस्तावना का वर्णन करता है कि पूरे ड्रामे में क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा कुछ हिंट दे देता है, फिर वो चीज़ें आगे ड्रामा में लिखी जाती हैं राइटर के द्वारा। इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट और टू प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो भी नेसेसरी यानी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं ड्रामा के बारे में, जो कुछ भी कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है
उसके बारे में रीडर को पहले ही बता दिया जाए ताकि रीडर को आगे क्या हो, कन्फ्यूज़न ना हो। द वर्ड प्रोलॉग कम फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग बिफोर वर्ड। प्रोलॉग वर्ड जो है वो आया है ग्रीक भाषा के शब्द से जिसका मतलब होता है बिफोर वर्ड। इट इज़ द ओपनिंग टू ए स्टोरी। यहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है, मतलब ये स्टोरी से पहले शुरू हो जाता है, दिखा दिया जाता है। द प्रोलॉग इज़ ऑफन यूज टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड डिटेल्स टू द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। और इसमें सब कुछ बता दिया जाता है, पहले हिंट दे दी जाती है प्रस्तावना में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जब आप कोई एस्से लिखते हैं, हिंदी में अगर लिखते हैं तो पहले आप उसकी प्रस्तावना लिखते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर एस्से लिख रहे हैं तो पहले आप उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, तो वो प्रोलॉग है। और इसमें देखिए कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से कैरेक्टर ड्रामा में है, क्या क्या नाम है, सारी चीज़ें आप देखते हैं ना ड्रामा में पहले दी जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रोलॉग होता है। नेक्स्ट है आपका एपिलॉग। अब एपिलॉग जो है प्रोलॉग का उल्टा होता है। प्रोलॉग का मतलब प्रस्तावना, जो स्टोरी के शुरू में दिखाया जाता है, लिखा जाता है, राइटर लिखता है। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार यानी कॉन्क्लूज़न। तो पूरा ड्रामा आपने पढ़ लिया, ड्रामा एंड हो चुका है, अब कॉन्क्लूज़न राइटर लिखता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष है, क्या कॉन्क्लूज़न है, तो स्टोरी के ये एंड में होता है। द वर्ड एपिलॉग कम फ्रॉम द ग्रीक एपिलोगोस विच मीन्स कॉन्क्लूज़न वर्ड। ग्रीक भाषा का वर्ड है एपिलोगोस जिसका मतलब होता है कॉन्क्लूज़न वर्ड, उसी से बना है एपिलॉग। It always comes at the end of the literary work and therefore opposite of a prologue which always comes at the beginning। और जो एपिलॉग होता है वो हमेशा स्टोरी के एंड में आता है, ड्रामा के एंड में आता है, और ये पूरी तरह से प्रोलॉग का अपोजिट यानी उल्टा होता है। बिकॉज जो ये प्रोलॉग है ऑलवेज पहले आता है ड्रामा में और एपिलॉग एंड में आता है। तो दोनों के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे, और प्रोलॉग एपिलॉग में क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। एपिलॉग ड्रामा के एंड में आएगा, प्रोलॉग पहले आएगा। तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो यहाँ पे एंड होता है, और इस तरह क्रम में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम आपके यूनिट नंबर 4 में मिलेंगे। उसके अलावा चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही है। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।